नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। गोपालगंज में पैसेंजर ट्रेन से एक बोलेरो की टक्कर हो गई। उचका गांव प्रखंड के अमठा भुवन गांव के पास यह हादसा हुआ। फुलवरिया हाजीपुर पैसेंजर ट्रेन लाइन बाजार हॉल्ट से हथुआ जंक्शन जाने के लिए रफ्तार पकड़ ही रही थी, तभी अमठा भुवन रेलवे क्रॉसिंग पर बोलेरो चालक गाड़ी लेकर क्रॉसिंग पार करने लगा और इसी दौरान ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई। ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक 300 मीटर तक ट्रेन बोलेरो को घसीट चुकी थी और इस हादसे में बोलेरो चालक मामूली रूप से घायल हुआ और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि बोलेरो में कोई पैसेंजर नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है और बोलेरो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप मौकाए वारदात की देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रेन और बोलेरो की ये टक्कर हुई है, जिसमें बोलेरो के पर खच्चे उड़ गए हैं। इसमें ड्राइवर को मामूली सी चोट आई है और ड्राइवर मौके से फरार है। जो थावे और लाइन बाजार मुख्य पथ से जाने वाला रेलवे लाइन क्रॉसिंग हो रहा है, तो एक बोलेरो वाला ने आया, रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है, तो अचानक उसमें फंस गया, कुछ दूर घसीटते हुए चल गया, बाल बाल बचे ड्राइवरों ने। आज एक पैसेंजर ट्रेन रविवार के दिन जो फुलवरिया से हाजीपुर को जाती है, ठीक उसी समय एक बोलेरो जो छोटका अमठा ढाला क्रॉस कर रहा था, उसी समय एक बोलेरो आई और एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ड्राइवर बाल बाल बच गया। मधुपुर में कौन मारेगा बाजी? छठे राउंड के बाद जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन आगे हैं। बीजेपी के गंगा नारायण सिंह दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। 1000 मतों से आगे चल रहे हैं हफीजुल हसन। ये अभी छठे राउंड के बाद की जो गणना सामने आई है, उसके मुताबिक आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि फिलहाल हफीजुल हसन आगे चल रहे हैं। छठे राउंड के बाद गंगा नारायण सिंह को 27,007 मत मिले हैं और छठे राउंड के बाद हफीजुल हसन को 28,689 मत मिले हैं। अगर आप डिफरेंस को देखेंगे, अंतर को देखेंगे, तो देखिए करीब 1000 वोट से जेएमएम के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो मधुपुर में आखिर बाजी कौन मारेगा, इसको लेकर सबकी धड़कनें तेज हैं। खास तौर पर जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें और भी ज्यादा तेज होगी। क्या कुछ रिजल्ट आने वाला है? यहां पर खास तौर पर मुकाबला जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन और बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण के बीच में है और फिलहाल छठे राउंड की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके आगे जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसमें जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन आगे चल रहे हैं। बीजेपी के गंगा नारायण सिंह दूसरे नंबर पर हैं। 1000 मतों से हफीजुल हसन आगे चल रहे हैं। छठे राउंड के बाद गंगा नारायण सिंह की जो वोट है, उसकी जो काउंटिंग हुई है, उसकी बात करें तो 27,007 मत गंगा नारायण सिंह को मिले हैं और छठे राउंड के बाद हफीजुल हसन को 28,689 मत मिले हैं। तो फिलहाल छठे राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद जो रिजल्ट है उसके मुताबिक जेएमएम के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी से 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है। नया आंकड़ा कई दिनों से 12,000 के पार चल रहा है। बढ़ते आंकड़ों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार के अधिकांश जिलों में वेंटिलेटर बंद हैं। 6 में से 1 कोरोना मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, ऐसा WHO ने अपनी जांच में पाया और उस एक मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत होती है। लेकिन बिहार में ऐसे मरीज की जिंदगी रिस्क पर है। पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार किस तरह
तेज हो चुकी है। 22 अप्रैल को बिहार में 11,489 केस मिले थे। 23 अप्रैल को बिहार में 12,672 केस मिले थे और वहीं 24 अप्रैल को बिहार में 12,359 केस मिले। 25 अप्रैल की बात करें तो बिहार में 12,795 केस मिले और वहीं 26 अप्रैल को बिहार में 11,801 केस मिले। 27 अप्रैल को बिहार में 12,604 केस मिले। 28 अप्रैल को बिहार में 13,374 केस मिले हैं और वहीं 29 अप्रैल को बिहार में 13,089 केस मिले और 30 अप्रैल को बिहार में 15,853 केस मिले हैं। और बात अगर 1 मई की करें तो बिहार में 13,789 केस मिले हैं। तो आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। और अब हम आपको जिलों का भी हाल बताते हैं कि आज सुबह 8 बजे तक कहां कितने वेंटिलेटर बंद हैं और कितने वेंटिलेटर चालू हैं। सबसे पहले बात करेंगे लखीसराय की। जिला लखीसराय, वेंटिलेटर यहां पर 6 हैं लेकिन चालू 0 है। समस्या क्या है? तो टेक्नीशियन की कमी है। दूसरा जिला शेखपुरा, यहां पर वेंटिलेटर की संख्या 6 है लेकिन एक भी यहां पर काम नहीं करता है और यहां भी समस्या सेम ही है, टेक्नीशियन की कमी है। जिला सुपौल, वेंटिलेटर यहां पर भी 6 है लेकिन यहां पर एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं है, यानी चालू वेंटिलेटर की संख्या 0 है और यहां भी समस्या सेम ही है कि टेक्नीशियन की कमी है। जिला जमुई, वेंटिलेटर यहां पर 6 हैं, चालू 0 है और समस्या फिर से वही कि टेक्नीशियन नहीं है। जिला कैमूर, वेंटिलेटर 6 हैं, चालू 0 है और समस्या टेक्नीशियन की कमी। यानी कि इन जितने जिलों की बात कर रहे हैं आप, हर जगह देखिए वेंटिलेटर की संख्या सेम है, वेंटिलेटर भी वहां पर मौजूद हैं लेकिन वहां पर कोई चलाने वाला नहीं है, इसलिए वो वेंटिलेटर चालू नहीं है। अब बात करते हैं नवादा जिले की। यहां पर भी वेंटिलेटर की संख्या 6 है लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि यहां 6 के 6 वेंटिलेटर चालू हैं, समस्या यहां पर कोई भी नहीं है। बेगूसराय में वेंटिलेटर की संख्या 9 है लेकिन यहां पर समस्या जो है यही है कि टेक्नीशियन की कमी है, तो यहां एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं है। बात बांका जिले की, वेंटिलेटर यहां पर 4 हैं लेकिन चालू एक भी नहीं है, समस्या वही है, टेक्नीशियन की कमी है। जिला भागलपुर, वेंटिलेटर 6 हैं, चालू 0 है और समस्या टेक्नीशियन की कमी। जिला खगड़िया, यहां भी वेंटिलेटर 6 हैं, चालू 0 है, समस्या टेक्नीशियन की कमी। और वहीं सिवान जिले में वेंटिलेटर की संख्या 4 है, यहां भी 0 चालू है, यानी एक भी वेंटिलेटर यहां पर काम नहीं करता है। अगर मरीजों को जरूरत हो तो उन्हें नहीं मिल पाएगा वेंटिलेटर होने के बाद भी। और समस्या क्या है? तो टेक्नीशियन की कमी है। औरंगाबाद जिले में भी वेंटिलेटर की संख्या 4 है, यहां पर एक भी वेंटिलेटर काम नहीं करता, समस्या वही है, टेक्नीशियन की कमी। जिला नालंदा, यहां भी वेंटिलेटर 6 हैं, चालू 0, समस्या टेक्नीशियन की कमी। जिला रोहतास, वेंटिलेटर 7, चालू 0 और समस्या टेक्नीशियन की कमी। जिला अरवल, यहां पर वेंटिलेटर की संख्या 6 है, चालू 0 है और समस्या टेक्नीशियन की कमी। जहानाबाद जिले की बात करेंगे, यहां भी वेंटिलेटर की संख्या 6 है लेकिन एक भी काम नहीं करता, टेक्नीशियन की कमी की वजह से एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं है। जिला मुजफ्फरपुर, वेंटिलेटर की संख्या 5, चालू 0, समस्या टेक्नीशियन की कमी। जिला सहरसा, वेंटिलेटर 6, चालू 0 और समस्या टेक्नीशियन की कमी। वहीं बात वैशाली जिले की, वेंटिलेटर यहां पर 6 हैं, चालू 1 है। यहां पर एक गनीमत है कि एक जो वेंटिलेटर है वो चालू है, वो काम कर रहा है और समस्या यहां पर यही है कि टेक्नीशियन की कमी है, इसलिए और भी जो वेंटिलेटर वहां मौजूद हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बेतिया का जिला अस्पताल, यहां पर 62 वेंटिलेटर हैं, 55 वेंटिलेटर यहां पर काम कर रहे हैं और जो कुछ बच गए वो इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि टेक्नीशियन की यहां पर भी कमी है। और ये सारे आंकड़े बिहार के अलग अलग जिले में स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल को छोड़कर हैं और ये सारे आंकड़ों को हमने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सकें कि बिहार में
स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में 15 मार्च के बाद वृद्धि हुई है और अब आज 48 दिन से अधिक दिन बीत गए, तब भी वेंटिलेटर चालू हालात में नहीं है। वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे बिहार को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसे समझ सकते हैं। जो मरीज खुद से सांस नहीं ले पाते, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। फेफड़े जब काम नहीं करते तो वेंटिलेटर उसे संभालते हैं। WHO के मुताबिक 6 में से 1 कोरोना मरीज गंभीर रूप से अगर बीमार हो जाता है। गंभीर मरीज को कोरोना वायरस फेफड़ों पर वार करता है और ऐसे गंभीर मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत होती है, लेकिन अस्पताल में वेंटिलेटर मौजूद होने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर टेक्नीशियन नहीं है। तो बिहार में स्वास्थ्य विभाग का हाल ऐसा है, लेकिन लोग लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए आज वैशाली जिले में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई। सिर्फ आवश्यक सामानों की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसकी घोषणा यहां के जिलाधिकारी उदिता सिंह ने पूरी हनक के साथ की थी, लेकिन तस्वीर इससे बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है। लोगों की चहलकदमी सड़कों पर सामान्य रूप से हो रही है। देखिए, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। संक्रमण को ब्रेक लगाने के लेकर के वैशाली के जिलाधिकारी उदिता सिंह ने शनिवार और रविवार को वैशाली जिले में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का घोषणा किया और इस दौरान हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो इनिशियल जो जरूरत के सामान है, जो आवश्यक सामान है, उनकी दुकानें खुली रहेगी, लेकिन उसके अलावा अगर बात कर लिया है तो पूर्णतः जो है वो लॉकडाउन रहेगा वैशाली जिले में। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं समरालय वैशाली के सामने मौजूद हूं और यहाँ देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में सड़क पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य देखने को मिल रही है। तो समझ सकते हैं कि जो जिलाधिकारी ने जो घोषणा किया था कि लॉकडाउन रहेगा, तो उस घोषणा का यहाँ पे क्या असर है, क्या वो घोषणा जो है सिर्फ घोषणा तक ही सीमित करने को लेकर के बातें कही गई थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लोग जो हैं वो फराटे से आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं भी कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें तो होमगार्ड के एक जवान यहाँ पे जरूर हैं और इनके भरोसे जो है ये इस इलाके को छोड़ दिया गया है। लॉकडाउन जो है लोग इम्प्लीमेंट करें और कहीं न कहीं लोग के सूझबूझ पे घोषणा करके जो जिलाधिकारी हैं वो लोगों के सूझबूझ पे छोड़ दिए कि आप लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट कीजिए। लोग भी जो हैं वो कहीं न कहीं अवेयर नहीं है, लापरवाह हैं और यही वजह है कि फराटे से लोग सड़क पे निकल रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पुलिस की जिप्सी जो है वो आ रही है, जा रही है, लेकिन लोगों से ये पूछने की जहमत नहीं उठा पा रही है कि जब लॉकडाउन है जिले में तो आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग भी जो है आखिर लॉकडाउन का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। और वैशाली में जिन पुलिस कर्मियों के हाथों सख्ती की अनुपालन की जिम्मेवारी है वो लापरवाही बरत रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार के इस रिपोर्ट को देखिए। यहाँ देख सकते हैं नगर थाना वैशाली का ये जिप्सी है, पुलिस पदाधिकारी हैं ये लोग। बात करते हैं इनसे। ये बताइए बात कि लॉकडाउन है आपके जिले में, क्षेत्र में लॉकडाउन है? हाँ, अभी लॉकडाउन है, चल रहे हैं हम लोग अनजान, फिर थोड़ा हम लोग को जाना है। बड़ी जल्दी आपको लग रहा है लॉकडाउन? लोगों से आप पूछ भी नहीं रहे हैं, लोग धरने से आ जा रहे हैं। अभी हम लोग अनजान तरफ जा रहे हैं, थोड़ा एक जगह देखना है। चलिए ना, सब करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं। चलिए देखिए कैसे जब सवाल हमने किया कि लॉकडाउन जिलाधिकारी ने घोषित कर रखा है, लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो कैसे जो पुलिस पदाधिकारी हैं नगर थाना वैशाली जिले के वो यहाँ से सड़क भागते नजर आए, गाड़ी लेकर के वो चले गए और उन्होंने कहा कि अंजामपीर चौक मुझे जाना है। तो समझ सकते हैं कि ऐसे ही जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो अधिनियम एक्ट जो बनाया जाता है उसका इम्प्लीमेंट नहीं करवाते हैं, जिसके कारण से लोग भी लापरवाह हो जाते हैं और जो तस्वीर हमने दिखाई वो नजर आती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली।
और वैशाली ही क्या, नालंदा की बात करें तो यहां भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। राजगीर के सिलाव में बने कंटेनमेंट जोन में लोग घोर लापरवाही बरत रहे हैं। आपको हम वहां की तस्वीर दिखाते हैं और उस तस्वीर को देखकर ही आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है। ये लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी है। आप देखिए किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की यहां पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर अपनी आंखें बंद कर दिए हैं। नालंदा जिले के सिलाव में जहां आप देख सकते हैं ये कंटेनमेंट जोन है, लेकिन दिखने से नहीं लग रहा है कंटेनमेंट जोन है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग जो व्यवसायी जो किसान है या जो व्यवसाय है वो बिना मास्क के सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब किस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ है फिर भी बिना मास्क के लोग यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो बिक्री कर रहे हैं इससे यह साबित होता है कि यहाँ कितने पालन हो रहा है कोविड गाइडलाइंस का। ये बताओ कि अभी मास्क क्यों नहीं लगा रहा था? मास्क तो लगाए हैं। कहाँ लगाया हुआ था? ये तो बदले में है ना, उसको मास्क का बदले में ये है ना। जब देख रहा है कंटेनमेंट जोन बना हुआ है तो इस तरह से दिखता है। वो तो है, मास्क तो लगाए हैं ना। कहाँ मास्क लगाया हुआ? गमछे तो लगाए हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से जब कैमरा के सामने जब होता है तो जब के गमछा लपेटते हैं और खाना पूर्ति करते हैं, अगर यही हाल है यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब ये बताइए कि मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? नहीं मास्क क्यों नहीं लगाते हैं मास्क? नहीं गिर गया जी पर मास्क गिर गया है। हाँ तो यहाँ देख रहे हैं कोरोना संक्रमण। क्या नाम हुआ? नीतीश। इस तरह से लगभग यही हाल है। आप देख सकते हैं ये कंटेनमेंट जोन है। अगर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन नहीं ध्यान देंगे तो ये कंटेनमेंट जोन बनाने से कोई फायदा नजर नहीं आती है। यहाँ सिर्फ कागजों पर कंटेनमेंट जोन बनाकर खाना पूर्ति किया जाना सबसे बड़ी सवाल है। और यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए, किसानों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से जब महामारी फैली हुई है तो उसे रोकथाम के लिए इनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये भी उसी आधार पर चल रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है कोरोना कोविड गाइडलाइंस का। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन इस मामले में ध्यान देना चाहिए। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। इन सब लापरवाही और बंद पड़े वेंटिलेटर्स के अलावा अब हम आपको एक अच्छी खबर नवादा से बता रहे हैं। यहां ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सदर अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई है। जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले वेंडर को सदर अस्पताल में ही जगह दी गई है। नवादा सदर अस्पताल में कैसे रियल टाइम में मरीजों को ऑक्सीजन मिल रहा है, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। देश में कोरोना के बढ़ते मरीज के बाद जो अस्पतालों में जो सबसे बड़ी समस्या सामने निकल कर आई है वो है ऑक्सीजन की कमी। और चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल हो या कहीं का भी पीएचसी केंद्र हो, उन सभी जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हुई है। नवादा सदर अस्पताल में भी कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, मगर उसके लिए जिला प्रशासन ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिससे थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन की जो किल्लत जी थी उस पर एक थोड़ा सा काबू पा लिया गया है। इस वक्त नवादा सदर अस्पताल में जो ऑक्सीजन के जो मेन वेंडर थे उन सप्लायर को एक नवादा सदर अस्पताल में ही उन्हें एक जगह दिया गया ताकि रियल टाइम में जो उन्हें जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उन्हें यही अस्पताल में रह के पूरा किया जाए। और क्योंकि बाहर उन्हें ऑक्सीजन के लाने में काफ़ी दिक्कत होती थी तो उन्हें फिलहाल एक नवादा सदर अस्पताल में एक जगह ही एक दे दिया गया ताकि उनसे उनकी जो डिमांड है वो रियल टाइम में पूरी हो सके। इस वक्त हमारे साथ अधिकारी हैं जो ऑक्सीजन को लेकर जो नोडल पदाधिकारी जो बनाया गया है हमारे साथ मौजूद है, नवादा के एडीएम मौजूद है, उनसे हम जानते हैं सर क्या कुछ नया व्यवस्था के तहत क्या क्या सुविधा मिलने वाली है लोगों की, ये बता दिया जाए। देखिए, जो भी व्यवस्था है सुविधा की जहाँ तक प्रश्न है, हमारा सदर अस्पताल और इसके अलावा भी 3 और सेंटर हैं जहाँ पर कि कोविड के इलाज की हम लोगों ने व्यवस्था की है। तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, हमारे पास हमेशा स्टॉक में रहे और आगे घंटों के लिए भी रहे। तो उसी के तहत हम लोगों ने सदर अस्पताल के ही कैंपस में इनका वर्कशॉप जैसा बनवा दिया है। हम लोगों ने यहीं से सप्लाई करेंगे और इसकी अकाउंटिंग भी हम लोग रख रहे हैं कि कितने सिलेंडर हमारे पास हैं, खाली हो रहे हैं। जो भी खाली हो रहे हैं तुरंत उसको हम लोग बिहार शरीफ भेज रहे हैं जहाँ से हमें संबद्ध किया गया है
और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ से तुरंत ही आपूर्ति हो जाए ताकि हमारा भंडार बना हुआ रहे, हमारे स्टॉक में कोई कमी नहीं रहे। कि जो ऑक्सीजन के जो नोडल पदाधिकारी जो नवादा सदर अस्पताल में डिप्यूट किए गए थे, उनका स्पष्ट करना है कि जो ऑक्सीजन की जो किल्लत जो सामने आ रही थी उसको लेकर कई उपाय निकाले गए हैं और लोगों को ससमय ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही पैनिक की जो दृष्टि जो उत्पन्न हुई थी उसे लोगों को नहीं घबराना है और लोग सिविल सर्जन के माध्यम से अपनी मांग को रख सकते हैं और उन्हें चाहे वो प्राइवेट अस्पताल के जो लोग हैं उन्हें भी मिल सकती है और जो होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी ऑक्सीजन यहाँ से मिल सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कटिहार सदर अस्पताल में कोविड के इलाज के लिए आने वाले मरीजों को और उनके परिजनों को अब किसी भी सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सदर अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, जिसमें 24 घंटे लोगों को सुविधाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। सुविधा के शुरू होने से अब मरीज और उनके परिजनों को भटकना नहीं पड़ेगा। देखते हैं संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। कोरोना को लेकर सबसे बड़ी परेशानी तब आ रही है जब लोग सदर अस्पताल तक तो पहुंचते हैं लेकिन उन लोगों को मुकम्मल जानकारी नहीं मिलता है, इसीलिए मरीज और उनके परिजन भटकते रहते हैं। लेकिन कटिहार सदर अस्पताल इसके लिए एक शुरुआत किया है। ये नोवल कोरोना वायरस के परामर्श के सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर किया गया है और इसी तरह से जो देख रहे हैं कि हेल्प डेस्क बनाया गया। इस हेल्प डेस्क से माध्यम से वो तमाम जानकारी दिया जा रहा है ताकि मरीजों को भटकना ना पड़े, ताकि मरीज को सही जानकारी में क्या जानकारी दिया जाता है, किस तरह से जानकारी दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉल डेस्क बनाया गया है, मतलब कि यहाँ पे कितना बेड खाली है और कितना मरीज है यहाँ पे और कितना को डिस्चार्ज किया गया, ऑक्सीजन लेवल कितना है, यही सब का मतलब जानकारी दिया जाता है। कोई कॉल करता है, पूछता है, उसको बताया जाता है। डॉक्टर लोग के पूरा लिस्ट रहता है। जी जी जी, डॉक्टर लोग का भी लिस्ट रहता है कि किस आवर में कौन डॉक्टर है यहाँ पे, अभी किनका ड्यूटी है, इस पे सारा लिस्ट रहता है। लिस्ट के हिसाब से जानकारी दिया जाता है। जहाँ तक होता है हम लोग मदद करते हैं उनको कॉल नंबर वगैरह प्रेजेंट कर देते हैं या कॉल करके उनको लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाता है जो इमरजेंसी रहता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले ही एक था तो उनको डॉक्टर साहब ने व्यवस्था कर दिया, अपना एम्बुलेंस लेकर आगे बढ़ा, पेशेंट को लेकर गया। तो निश्चित तौर पर ये सुविधा अपने आप में एक बहुत जरूरी सुविधा था, क्योंकि लोग परेशान होते रहते थे। उन लोग को इलाज के लिए या सही जानकारी नहीं मिलने से काफी परेशानी होता था। ऐसे में ये जानकारी लोगों के लिए बहुत सहूलियत पहुंचाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अंगिका और मैथिली के जाने माने कवि भगवान प्रलय का निधन हो गया है। कटिहार के कुर्सेला के महेशपुर गांव के रहने वाले थे भगवान प्रलय। वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से सीमांचल, मिथिलांचल और अंग इलाके में शोक की लहर है। शुरुआती दिनों में भगवान प्रलय दीवारों पर पेंटिंग और सिनेमा का पोस्टर बनाकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन इस दौरान भी वो कविता लिखना और काव्य पाठ करना नहीं भूलते थे। लोक गाथा, महुआ, घटवारिन की रचना में लगे प्रलय को इस बात का अफसोस रहा कि उनकी कविताएं बिहार और देश में तो खूब चर्चित रहीं, लेकिन पैसे के अभाव में अब तक उनका कविता संग्रह या अन्य कोई रचना पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हो सकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।